दोस्तों आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है वो प्रश्नों और उनके डिटेल के साथ होने वाला है। काफी ज्यादा डिटेल है आज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए पूरी डिटेल के साथ अपन चलेंगे, उसके बारे में सारी जानकारियां लेंगे। तो कृपया आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब वाले सुपर कंप्यूटर जो एआई सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट, वो किसने लॉन्च किया है? स्टारगेट एक सुपर कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वर्क करता है। ये पहला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैट जीपीटी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या फिर ए व बी यानी चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने? तो चैट जीपीटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ओपन एआई जो एक कंपनी है उसका एक हिस्सा है चैट जीपीटी। तो एआई सुपर कंप्यूटर जो स्टारगेट है वो किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर किया है। अब इसके बारे में भी अपन थोड़ी सी जानकारी है वो पूरी देख लेते हैं। ये लोगो आपको जो पहला लोगो दिखाई दे रहा है ये लोगो किसका है? ओपन एआई के चैट जीपीटी का है। और दूसरा लोगो वेल डिफाइंड है पहले से ही, माइक्रोसॉफ्ट का है ये लोगो। अब अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो स्टारगेट है उसके बारे में क्या है। स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर जो है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसको बनाया है स्टारगेट। स्टारगेट के बारे में देख लेते हैं अपन। ये 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला बनाने पर काम कर रहा है। 6 वर्षों में। और ये क्या होगी? 100 गुना अधिक लागत वाली होगी। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इसको वित्त पोषित करेगा इस सुपर कंप्यूटर को, यानी पैसे उसके लगेंगे। और ओपन एआई प्लेटफॉर्म जो है वो उस पर वर्क करेगा। 2022 की शुरुआत में ओपन एआई की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने एआई अपग्रेड किया था 2022 में। और अब जो परियोजना पर काम चल रहा है टारगेट परियोजना, वो 2028 में लॉन्च होने पर वर्क कर रहा है। ओपन एआई का जो सीईओ है वो कौन है? सैम ऑल्टमैन। काफी चर्चित रहे हैं ये व्यक्ति, तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखें। सैम ऑल्टमैन कौन है? ओपन एआई के सीईओ हैं। तो परियोजना की लागत का अनुमान उन्होंने कितना लगाया है? $100 बिलियन का लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रारंभिक लागत इस अनुमान के साथ में इन्होंने वर्क करना शुरू किया है। सुपर कंप्यूटर जो है वो 5 चरणों में विभाजित किया गया है। जो छठा चरण है वो, और 5 चरण जो है, तो इसका जो सुपर कंप्यूटर का विकास है वो 2026 तक लॉन्च करने की इसकी योजना है। वो कौन से चरण का होगा? चौथे चरण का। शेष चरणों को पूरा करने के लिए लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवश्यक एआई चिप्स खरीदने में खर्च किया जाएगा। तो जो वित्त है वो आवश्यक रूप से किस में लगाया जाएगा? एआई चिप्स में। सिलिकॉन की जो चिप्स होती है छोटी छोटी, उनमें। अब चिप्स से रिलेटेड जब बात आई है तो थोड़ा सा बता दूं, इंडिया जो है आने वाले भविष्य में चिप्स निर्माण में अग्रणी रहने वाला है। चाइना को पछाड़कर भारत जो है चिप्स निर्माण में काफी आगे बढ़ चुका है। अब अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में जान लेते हैं। ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी। ओपन एआई के सीईओ कौन है? अभी बता चुके हैं, सैम ऑल्टमैन। वैसे ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है। और चैट जीपीटी है क्या? ये एक चैट बोट है। बोट काफी चर्चा में रहते हैं इन दिनों, टेलीग्राम से रिलेटेड हो या एआई चैट बोट हो, काफी चर्चा में रहते हैं, तो ध्यान में रखना। तो ओपन एआई जो चैट जीपीटी है वो भी एक चैट बोट है। और इसके कितने वर्जन आ चुके हैं? अभी तक का 2-3 वर्जन आ चुके हैं, जिनमें से चैट जीपीटी का जो जीपीटी 3.5 है और जीपीटी 4 है, ये फिलहाल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। ये निःशुल्क भी है। और चैट जीपीटी प्लस नाम का जो चैटबॉट है इसका, उसका वो शुल्क लेता है, यानी पैसे लेता है वो, और अधिक प्रोडक्टिव तरीके से काम करता है। तो ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया है वो किसके सहयोग से बनाया है? गूगल के ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को उपयोग करके बनाया है। और अब ओपन एआई जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई टारगेट सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा है। तो एआई दिग्गज कंपनियां जो है गूगल के साथ मिलकर, तो उसने उसका उपयोग करके क्या बनाया है? चैट जीपीटी बनाया है। और अभी जो वर्क कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्या बना रहा है वो? सुपर कंप्यूटर, एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने लायक है। ये थी पूरी डिटेल। तो इसको जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। इस प्रकार के जो डिटेल के साथ है क्वेश्चंस मैं आपके साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर आता रहता हूं। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों को नया नाम देकर अपने हिस्से में दिखाया है? यानी चाइना ने भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों को अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर दिखाया है। कितने हिस्से हैं वो? 30 हिस्से ऐसे हैं जिसको उसने अपने हिस्से में दिखाया है। अब उन 30 हिस्सों में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। एस जय, जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि ऐसे कोई
कैसे दूसरों के हिस्से को अपने क्षेत्र का नाम दे सकता है। ये देख लीजिए, चाइना ने जो 30 हिस्सों का नाम दिया है उनमें सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, पहाड़ के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, नदियां हैं, पहाड़ी दर्रे हैं, 11 आवासीय क्षेत्र भी उसमें शामिल है, जमीन का एक टुकड़ा शामिल है, झीलें शामिल है, 4 नदियां हैं, 12 पहाड़ हैं। तो टोटल 30 स्थानों को उन्होंने जो चाइना ने है वो अपने हिस्से में नाम दिया है। अब बढ़ते हैं अपन भारत का रक्षा बजट जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा रखा गया है। कितना रखा गया है? भारत के अब तक के आजादी के बाद के इतिहास में जब से बजट रखा जाना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक भारत का जो रक्षा बजट है वो सर्वाधिक रहा है। और वो कितना रहा है? 21,000 करोड़, लगभग 21,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। देख लेते हैं अपन, 21,083 करोड़ के आसपास ये रक्षा बजट है। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात बजट जो है वो 21,083 करोड़ जो है वो रखा गया है। देश की, अब निर्यात आप समझ चुके होंगे, रक्षा निर्यात जो है यानी भारत मेक इन इंडिया के तहत जो चीजें भारत में उत्पादित करता है, रक्षात्मक जो चीजें हैं वो भारत में उत्पादित करता है, वो बाहर अन्य देशों को सप्लाई करता है, वहां से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो 100 से ज्यादा कंपनियां जो है वो दूसरे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करती है। अब 85 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत के साथ रक्षा सौदे करते हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत ये काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है दोस्तों, भारत से यानी पैसा भारत के अंदर आता है और वहां पर निर्यात होता है, जो भारत में उत्पादित वस्तुएं हैं उनका निर्यात किया जाता है और पैसे बनाए जाते हैं। अब कौन कौन सी चीजें निर्यात की जाती हैं? फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर्स और कई हथियार जो ऐसे हैं वो भारत जो है बाहर निर्यात करता है। इन हथियारों के कारण ही रक्षात्मक रूप से जो देखें तो अमेरिका जो है भारत की विश्व की वैश्विक शक्ति बना हुआ है। किस कारण? हथियारों के कारण ही वो बाहर हथियार ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है, इसी वजह से। चलिए बढ़ते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। वैसे दोस्तों काफी ज्यादा डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करें, ताकि क्या है मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही पूरी डिटेल के साथ वीडियोस जो है वो प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स के शो के रूप में लेकर आता रहूं। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अब दोस्तों बिलियर्ड्स का नाम आते ही भारत की ओर से एक बहुत फेमस नाम है पंकज अडवाणी का। पंकज अडवाणी भारत के ही क्या, विश्व के ही महानतम खिलाड़ियों में से एक है। महानतम खिलाड़ी ही कह लेते, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो पंकज अडवाणी है, उनको देख लीजिए आप, ये है पंकज अडवाणी। चीन में स्थित इनकी वर्ल्ड म्यूजियम में पंकज अडवाणी की जो फोटो लगाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। ये फोटो है पंकज अडवाणी की, जो ये तस्वीर है वो वहां पर लगाई गई है। ये पंकज अडवाणी है ट्रॉफी उठाए हुए। वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराओ शहर में। कहां पे है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम? चीन के सांगराओ शहर में। और पंकज की फोटो यहाँ पर लगी हुई आप देख ही सकते हैं। पंकज स्नूकर और बिलियर्ड्स में कितने टाइटल जीत चुके हैं? टोटल 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। तो महानता तो इनके इन्हीं वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही दिख रही है आपको। 26 वर्ल्ड टाइटल जीतना कोई छोटी बात नहीं है। तो पंकज अडवाणी विश्व के महानतम खिलाड़ी हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं और बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि पंकज अडवाणी हैं भारत के। और कहां पर? चाइना में। हाल ही में, पांचवें प्रश्न में देख लेते हैं, हाल ही में फ्लैश पे नामक संपर्क रहित भुगतान सेवा, भुगतान सेवा से समझ चुके होंगे आप, जो पेमेंट गेटवे है उस तरीके से वर्क करता है। फ्लैश पे नामक संपर्क रहित भुगतान सेवा किसने लॉन्च की है? कौन से बैंक ने लॉन्च की है? एसबीआई, यूको, फेडरल बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? तो दोस्तों इसका सीधा सा सही जवाब है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक किससे रिलेटेड और फ्लैश पे से रिलेटेड अपन थोड़ी जानकारी अपन देख लेते हैं। फेडरल बैंक, इसका जो टैगलाइन है वो भी ध्यान रख लीजिए, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फ्लैश पे की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इससे पहले अभी अपन देख लेते हैं। ये फ्लैश पे की मुख्य विशेषताएं क्या है? सुविधाजनक संपर्क रहित लेन देन होगा, उन्नत सुरक्षा उपाय भी इसके तौर पर बताए गए हैं और दैनिक लेन देन की सीमा भी डिटेल के साथ बताई गई है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए दैनिक लेन देन की सीमा देख लेते हैं कि किसी भी ओपीएस टर्मिनल पर कितनी की सीमा है? 1 लाख दैनिक ट्रांसफर आप कर सकते हैं और 5,000 से अधिक के लेन देन के लिए पिन प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जो कि आपको बहुत ही सुरक्षित बनाता है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके बैंक से
पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है बिना आपकी अनुमति के, तो 5,000 से अधिक रुपए आपके बिना ओटीपी के, बिना पिन प्रमाणीकरण के इधर उधर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये अपने आप को उन्नत सुरक्षा उपाय फेडरल बैंक ने बनाया है फ्लैश पे को लेकर, जिससे उच्च मूल्य की खरीदारी के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये आप देख ही सकते हैं। उपयोगकर्ता जो है वो बिना पिन की आवश्यकता के 5,000 तक का भुगतान कर सकते हैं। ये आपको बता ही दिया। 5,000 से अधिक के भुगतान के लिए आपको पिन की आवश्यकता होगी, जो कि इसको बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाता है। अब बढ़ते हैं अपन छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में पीआईबी में डीजी का पदभार संभाला है। पीआईबी में डीजी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल का पद जो है वो किसने संभाला है? इसका सही जवाब है दोस्तों सैफ अली शरण ने। अब सैफ अली शरण कौन है वो देख लेते हैं, और सैफ अली शरण ने किसको रिप्लेस किया है, यानी इनकी जगह पहले कौन थे। ये देख लीजिए, ये सैफ अली शरण है। दाएं हिस्से की तरफ ऑरेंज साड़ी में जो आपको दिखाई दे रही हैं चश्मा लगाए हुए, वो कौन है? सैफ अली शरण। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मनीष देसाई को, यानी सैफ अली को मनीष देसाई की जगह नियुक्त किया गया है। तो पीआईबी अपने आप में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है सरकार के एक हिस्से के रूप में काम करता है। डेली जो रिलेटेड जानकारियां होती है वो सरकार की तरफ से साझा की जाती है, वो है पीआईबी का वर्क। तो सैफ अली शरण उसकी जो है डीजी बनाई गई है, डायरेक्टर जनरल बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है दोस्तों, क्योंकि पीआईबी हमेशा हाईलाइट रहता है। कुछ भी जो क्या है प्रेस से रिलेटेड जानकारियां होती है वो जनता के बीच में रखनी होती है, तो वो कौन काम करता है? पीआईबी काम करता है। इसलिए हमारे लोगो, हमारे थंबनेल में भी आपको ये पीआईबी का लोगो हमेशा दिखाई देगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस व अन्य वायरस की निगरानी के लिए किस संस्थान ने वैश्विक प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो दोस्तों आपको यूनेस्को, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ इनके बारे में अच्छे से पता होगा। इसका सही जवाब है डब्ल्यूएचओ। हेल्थ से रिलेटेड चीज है तो ऑप्शन देख के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज काफी ज्यादा डिटेल पहले से ही हो चुकी है, वरना अपन डब्ल्यूएचओ को भी अभी डिटेल के साथ जानते। डब्ल्यूएचओ के लिए अपन अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें अपन पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। अभी आप फिलहाल देख लीजिए, हाल ही में कोरोना वायरस की निगरानी के लिए जो वैश्विक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और इसमें भारत की भी 6 प्रयोगशालाएं शामिल है। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो ये कोविनेट प्रयोगशाला शामिल की गई है, इसमें भारत की कितनी प्रयोगशालाएं शामिल है ये आप जरूर ध्यान रखें। भारत की 6 प्रयोगशालाएं शामिल है। भारत की 6 प्रयोगशालाएं उनकी इस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। कितनी है? 6। उनके जो नाम है वो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता हूं। कोविनेट में सभी 6 डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल है। अब 21 देश टोटल हैं इसके अंदर, तो उन 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं, और उनमें भी भारत की कितनी है ये देख लीजिए, 6 प्रयोगशालाएं। कौन कौन सी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद, और इसी प्रकार से ये 6 जो है और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटीज वगैरह ये शामिल है भारत की तरफ से। तो अभी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में मियामी ओपन 2024 के संयुक्त विजेता कौन है? मियामी ओपन 2024 के पुरुष संयुक्त विजेता, मेंस डबल्स की बात हो रही है दोस्तों। थोड़ा सा प्रश्न अधूरा है लेकिन मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। इसके जो पुरुष डबल्स के जो विजेता हैं वो कौन है? मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना। ये भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको लिया गया है, वरना मेंस सिंगल्स, मेंस विमेन सिंगल और विमेन डबल्स की भी अपन बात करते हैं, लेकिन इसमें कौन है? भारतीय खिलाड़ी शामिल है, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है और इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। रोहन बोपन्ना मियामी ओपन 2024 में संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं। किसके साथ में? मैथ्यू एबडेन। अब अपन बात कर लेते हैं विमेन सिंगल, विमेन डबल्स और मेन सिंगल की, कि उसमें कौन विजेता रहे हैं। उससे पहले देख लीजिए, ये रोहन बोपन्ना है और ये मैथ्यू एबडेन है। इन्होंने किसको हराया है? इवान डोडिग को। इवान डोडिग को। ऑस्टिन क्रेजिकैक जो है वो उनके साथ, इवान डोडिग के साथ खेले थे, यानी संयुक्त रूप से उपविजेता रहे हैं। ये देख लीजिए आप इनकी पूरी डिटेल। और अभी अपन बढ़ते हैं थोड़ी सी ये और देख लीजिए, मियामी गार्डन जो है वो फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जैसे ये मार्च में होता है दोस्तों, इनका फिक्स टाइम है। जो ये आयोजन होते हैं इन खेलों के, वो मियामी ओपन जो है वो कहाँ होता है? मियामी गार्डन, फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी अपन 2024 के मियामी ओपन से रिलेटेड जो डिटेल के साथ जानकारी है वो देख लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं चैंपियंस की। पुरुष एकल के चैंपियन कौन रहे हैं? जेनिक पापी। पापी जो है कौन है? ये ऐसे याद रख लीजिए, पापी। पापी कौन है? पुरुष एकल के विजेता। मियामी पुरुष एकल,
मेन सिंगल के विजेता कौन है? पापी। महिला एकल के विजेता कौन है? डेनियल कॉलिंस जो है महिला एकल की विजेता है। पुरुष युगल के अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन है पुरुष युगल के विजेता। महिला युगल जो विमेंस डबल्स की बात है उसमें सोफिया केनिन और बेथिना माटेक सेम्स ये दोनों शामिल है। तो भारतीय दृष्टिकोण से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो पुरुष युगल में जो खिलाड़ी भारत के रहे हैं वो कौन है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किसके साथ में रहे हैं? संयुक्त रूप से मैथ्यू एबडेन के साथ। तो ये तो थी चैंपियंस के नाम की बात। अभी अपन मियामी ओपन 2024 के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तारीख कब होता है? ये मार्च में हुआ है। अभी कब हुआ है? 19 से लेकर 31 मार्च तक हुआ है। कौन से संस्करण का था ये? 39वां संस्करण। मियामी ओपन का 39वां संस्करण हुआ है। कौन सी सतह पर खेला जाता है? ये कठोर सतह पर, आउटडोर में खेला जाता है। मतलब जो इसका ग्राउंड है वो ओपन होता है, इसलिए आउटडोर कहते हैं इसको। और वर्ग इसमें दो तरीके के वर्ग हैं, WTA 1000 और ATP मास्टर्स 1000। दो प्रकार के वर्ग हैं इसमें। मियामी गार्डन फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। मियामी एक USA का एक शहर है, वहां पर फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में। और कार्यक्रम का स्थान जो रहा है वो हार्ड रॉक स्टेडियम है। तो ध्यान रखने लायक बात सीधी सी ये है, ये 39वां जो है संस्करण रहा है, मार्च में इसका आयोजन होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो जचाने वाले होते हैं ना ऑप्शंस, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मार्च वाला। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई 2024 के मियामी ओपन से रिलेटेड और उनके चैंपियन से रिलेटेड। अब अपन बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में IPL की तर्ज पर किस भारतीय राज्य ने प्रो T20 लीग शुरू करने की घोषणा की है? तो IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है क्रिकेट का, उसमें सिर्फ एक राज्य के ही खिलाड़ी खेलेंगे, ऐसी शुरुआत की है एक लीग की। कौन से राज्य ने की है? गुजरात ने, राजस्थान ने, बंगाल ने या फिर बिहार ने? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बंगाल ने। अब सिर्फ बंगाल के ही खिलाड़ी इस लीग में भाग लेंगे, बंगाल से बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो इस लीग में भाग नहीं लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब अपन बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट की दर से बढ़ेगी? 7.5% की दर से बढ़ेगी। ये अनुमान किसने लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने लगाया है, विश्व बैंक ने लगाया है। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी के लिए कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है वृद्धि दर का? 7.5% का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो अभी जो 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं उनमें से जो ऑप्शंस आया है उसमें से जो उसकी डिटेल और जितनी ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता थी वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 प्रश्नों को 20 से भी कम मिनट में अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, विथ डिटेल कर दिया है। जितनी जानने की आवश्यकता थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने प्रश्न आपको जानने के आवश्यक होते हैं वो भी मैं आपके पास लेकर आता हूं। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके लिए प्रश्नों को और भी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।